संक्रमण दर में लगातार गिरावट। समस्तीपुर में खाकी वर्दी हुआ शर्मसार, घुसखोरी मामले में एसआई पर हुई बड़ी कार्रवाई, एसआई को किया गया गिरफ्तार। और बिहार में मौसम ने बदली करवट, कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश के साथ वज्रपात की भी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की करेंगे शुरुआत और बात करेंगे बिहार में अनलॉक की। जी हां, बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही पटना की सड़कों पर काफी चहल पहल अब देखने को मिल रही है। सड़कों पर गाड़ियों की व्यस्तता को देखी जा रही है, जिसका जायजा लिया संवाददाता निषेध ठाकुर ने। और बढ़ चला है। इस वक्त हम पटना के बोरिंग रोड चौराहा पे हैं और यहाँ की आपको पहले तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके से बिहार अनलॉक की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है, तो अब सड़कों पे थोड़ा रश देखने को मिल रहा है। गाड़ियों का जो आने का सिलसिला है वो अब थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है और प्रशासन के लिए भी एक चुनौती के रूप में उभर के ये समस्याएं सामने आ रही हैं। और कहीं ना कहीं अनलॉक की प्रक्रिया में दुकानों को भी छूट दी गई है, कई रियायतें दी गई हैं। और देख सकते हैं ये जो दुकानें हैं ये पहले नहीं लगती थी, लेकिन अनलॉक में अब इन दुकानों को भी खोलने की इजाज़त दी गई है। 5 बजे शाम तक सभी दुकानें खुल सकती हैं, उसके बाद दुकानों को बंद कर देना है। और इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि संक्रमण कम हुआ है, संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। लेकिन पटना के सड़कों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो गाड़ियों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और सड़कों पे अब पहले की तरह चहल पहल देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लॉकडाउन से पहले का जो हाल था पटना की सड़कों का, वैसा ही नज़ारा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। और काफ़ी ज़्यादा अब रश कह सकते हैं, अब सड़कों पे लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। निषेध ठाकुर, डीटीवी भारत, पटना। एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी की हालात पर हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता सरकार में अस्थिरता बना रहे हैं, जिसको लेकर एनडीए के सहयोगी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने मोर्चा खोला है। जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार अपनी बयानबाजी से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर करके लगातार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से मांग करती है कि बिहार सरकार के ऐसे बयानबाजी के खिलाफ अब बिहार में एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी जरूरी है, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। और इधर हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का बयान सामने आया है। प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और जेडीयू को लेकर साथ चल रही है। जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वो भ्रम पैदा करने में लगी हुई हैं। बहुत ही बेहतर समन्वय के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जदयू है। जदयू के नेतृत्व में सरकार चल रही है। समन्वय की जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर समन्वय के साथ जब सरकार चल रही है तो इस प्रकार का भ्रम पैदा करने वाले लोग बेनकाब हो जाएंगे और किनारे हो जाएंगे। और शेखपुरा जिले में दबंगों का बोलबाला इस कदर है कि 4 दिन पहले 2 लोगों को घायल करने के बाद एक बार फिर उन्हीं लोगों ने पीड़ित परिवार के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की, उनके साथ बदसलूकी की। लाठी डंडों और धारदार हथियारों से लैस बदमाशों ने 4 दिन पहले हुई मारपीट में केस करने पर दोबारा मारपीट की और इसमें घर की महिला और 70 साल के बूढ़े को भी नहीं छोड़ा गया। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इधर अस्पताल की दुर्दशा का ये आलम है कि ड्रेसिंग रूम में लोगों को जमीन पर बिठाकर और सुलाकर उनकी मरहम पट्टी यानी उनका इलाज किया गया। घायलों में बता दें कि घायलों की स्थिति फिलहाल सामान्य है और लोगों ने मारपीट का आरोप मनोज महतो और उसके लोगों पर लगाया है। और एक बार फिर खाकी वर्दी को शर्मसार किया गया। अपराधियों पर नकेल कसने वाला, लोगों की सुरक्षा करने वाला पुलिस विभाग इस बार
घुसखोरी के कारण चर्चा में आया। मामला समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल अंतर्गत रोसड़ा थाने का है। यहां खुद पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर श्री नारायण सिंह को गिरफ्तार कर हाजत में बंद करवाया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक मंगलवार की रात करीब 10 बजे थाना पहुंचे। जानकारी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर श्री नारायण सिंह द्वारा पकड़े गए बाइक को छोड़ने के लिए 25,000 रुपए डिमांड किया गया था। इसमें काफी मान मनौवल के बाद सौदा 10,000 रुपए में तय हुआ। जिस शख्स से एसआई श्री नारायण सिंह ने सौदेबाजी की थी, उसके द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र सिंह उर्फ चिंटू सिंह के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों को दी गई, जिस पर कार्रवाई की गई ताकि कोई भी खाकी की शान को धूमिल ना कर सके। को इसलिए संपर्क किया था, थाना के एक पदाधिकारी हैं श्री नारायण सिंह करके। तो एक दारू वाले केस में एक अभियुक्त का मोटरसाइकिल लेकर आए थे और उसके बाद उसको रिलीज़ करने के लिए जो पार्टी था उसे पैसा मांग रहे थे। तो पार्टी ने हम लोगों से संपर्क किया, तो हम लोगों ने उनको बोला कि आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कीजिए। पार्टी ने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद जब वो कंफर्म हो गया कि पैसा का डिमांड हो रहा है इस पार्टी से, तो फिर हम लोगों ने अपना एक आदमी भिजवा के, जो कि सिविल कपड़ों में था, वीडियो बनाया गया इस पूरे प्रकरण का। उस वीडियो में सारी चीज़ स्पष्ट हुई कि पैसा लिया जा रहा है। और फिर आज उस पदाधिकारी को ऑन द स्पॉट थाना में ट्रैप। जाप नेताओं द्वारा पटना के पाटलिपुत्र गोलंबर पर पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जहां नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से पप्पू यादव को जबरन अरेस्ट किया गया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये सही नहीं है। जब कोरोना काल है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और उस वक्त पप्पू यादव जनता की सेवा कर रहे थे और इसका सिला ये मिला कि पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। तो लगातार पप्पू यादव के समर्थक, पप्पू यादव के जो जाप के कार्यकर्ता है, वो पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर अभियान चला रहे हैं। कभी वो कह सकते हैं कि जल सत्याग्रह करते हैं, तो कभी वो हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं, तो कभी वो अर्धनग्न प्रदर्शन करते हैं। और इसका मकसद यही होता है कि पप्पू यादव की जल्द रिहाई की जाए, क्योंकि पप्पू यादव का जो तबीयत है वो भी ठीक नहीं है, तबीयत में सुधार नहीं है, वो अस्वस्थ चल रहे हैं और ऐसे में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है, जो कि गलत है। बता दें कि पप्पू यादव कोरोना काल में लोगों के लिए मसीहा बने थे। पप्पू यादव तमाम उन अस्पतालों में जाते थे जहां पर मरीजों को परेशानी होती थी। यदि मरीजों को परेशानी होती थी, वो पप्पू यादव को कॉल करते थे। पप्पू यादव फौरन उस अस्पताल में पहुंचते थे। जो भी कमियां होती थी, जो भी परेशानियां होती थी मरीजों की, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करते थे, दूर भी करते थे। और इसी को लेकर पप्पू यादव ने कई पोल भी सरकार के खोल दिए थे। तो ये कहा जा रहा है कि जो जाप के कार्यकर्ता हैं, उनका यह आरोप है कि सरकार ने पप्पू यादव को फंसाया है। पप्पू यादव लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे, जिसको लेकर सरकार नाराज हो गई और राज्य सरकार ने पप्पू यादव को गिरफ्तार करवा दिया। और बक्सर में यस ड्राइव अभियान के तहत पुलिस ने जिले के डुमरांव अनुमंडल के कई जगहों पर एक साथ छापेमारी अभियान चलाकर भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब बरामद कर उसे नष्ट किया। एसपी नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में डुमरांव डीएसपी सहित भारी संख्या में पुलिसकर्मी छापेमारी में शामिल रहे। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से डुमरांव अनुमंडल के कई स्थानों पर पुलिस को लगातार अवैध शराब निर्माण की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी के दावे किए जाते हैं, तो दूसरी ओर आए दिन बिहार के कई जिलों से छापेमारी कर शराब को नष्ट किया जाता है। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब को बरामद किया जाता है। शराब के जो धंधेबाज हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो एक तरफ जहां सरकार ये दावा करती है कि शराबबंदी है, तो दूसरी ओर जो बेखौफ धंधेबाज हैं, जो बेखौफ लोग हैं, जो शराब कारोबारी हैं, वो इस धंधे को अंजाम देने में लगे हुए हैं। पुलिस पर भी कई बार हमला होता है। जब पुलिस अर्धनिर्मित या फिर शराब के खेप को बरामद करने जाती है, तो पुलिस पर भी हमला होता है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब
सरकार के नियमों का पालन करेगी जनता? आखिर कब बिहार में असल मायने में, सही मायने में शराबबंदी बैन होगा? क्योंकि अभी सिर्फ दावे हैं, शराबबंदी बिहार में बैन है या नहीं ये आप खुद तय कीजिए। तस्वीरें बक्सर की हैं। ड्राइव चलाया गया है। जितना भी अनुमंडल क्षेत्र में चिन्हित जगह है जहाँ शराब आने की सूचना मिलती रहती है, तो एक साथ साझी उस जगह छापेमारी की गई है। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब को बरामद और विनष्ट किया गया। पूरे जिले में ये कार्रवाई हुई है। अभी तो डुमरांव अनुमंडल में हो रही है, फिर किसी एक डेट पे अभी बाकी जगहों पे भी होगी। और गया के बुनियादगंज थाना के पेहानी मोहल्लों में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद छिड़ा और इस दौरान एक पक्ष के द्वारा कई राउंड फायरिंग भी की गई, जिसमें एक नाबालिग बच्चे को पैर में गोली लग गई। हालांकि पुलिस गोली लगने की घटना से इनकार कर रही है और इस मामले में दोनों तरफ से बुनियादगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया। तो एक तरफ जहां गोली चलने की बात हो रही है, बच्चे को पैर में गोली लगने की बात हुई है, बच्चे के परिजन खुद इस बात को बता रहे हैं। खबर गया की है, तो दूसरी ओर पुलिस इस घटना से इनकार कर रही है। गिरा है ना तो साफ कर फिर क्या हुआ? गोली फिर वो नहीं, फिर उसके बाद वो आई अंदर आई चिल्लाने लगी। चिल्लाने में चिल्लाने की क्या बात है, बच्चा गलती करता तभी साफ कर लिया जाता है। वो बोली ना पूरा गाली देने लगी, गाली उड़ी देने लगी। उसका चारों बेटा और उसका जो हस्बैंड थे वो खड़ा थे और सब घुस के मारना शुरू कर दिया बिना मतलब। फिर क्या हुआ? फिर क्या वही मारपीट हुआ। ऊपर से फिर दरवाजे लगा दिए, दरवाजे लगा दिए तो फिर अंदर से फिर बाहर से खिड़की दोनों तरफ। और कटिहार में भीषण अगलगी से 15 लाख से अधिक संपत्ति के नुकसान होने की खबर सामने आई है। घटना कुरसेला थाना क्षेत्र की NH 31 की है, जहां स्थित 3 दुकान जलकर खाक हो गए। आग लगने की आशंका, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। भीषण अगलगी, तस्वीरें देखिए कटिहार की है, जहां लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। अगलगी इतनी भीषण थी, आग का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला जिससे लोग दहशत में हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें कटिहार की दिखा रहे हैं, देखिए इस भीषण अगलगी में 15 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोई पता नहीं, मैं गुजरात का वो आगे कोई पता नहीं बाबू। 10 लाख करो बाबू, सब संपत्ति चलो बाबू, 10 लाख संपत्ति में चलो ले 4 पार्टी पर बाबू। कौन कौन पार्टी का था? कौन कौन? बैंड पार्टी रहे। मैंने पार्टी का नाम बताना होगा आपको। पंजाब बैंड पार्टी रही। उसका कितना था? 10 लाख का। नाम रहे नागोराम, गरपुर से हरजन टोला। 10 पार्टी, 4 पार्टी सामान सब जारी। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देर से ही सही लेकिन मेहनत रंग जरूर लाती है। कुछ ऐसा ही पटना सिटी में उत्पाद विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर रहकर समस्तीपुर के दीपक कुमार ने कर दिखाया है। दरअसल दीपक ने 64वीं बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा में 10वीं रैंक लाकर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है और इसी के साथ बिहार का भी नाम रोशन किया है। उनका कहना है कि जो परीक्षार्थी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है और इस सफलता का श्रेय वो अपने परिवार को देते हैं। तो बीपीएससी में दीपक ने 10वां रैंक प्राप्त किया है। वो कहते हैं ना कि मेहनत जरूर रंग लाती है और यदि वो मेहनत ईमानदारी से की गई हो, यदि उस मेहनत में जुनून होना, तो मेहनत जरूर रंग लाती है और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है समस्तीपुर के दीपक कुमार ने। उत्पाद विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है दीपक कुमार और बीपीएससी में उन्होंने 10वां रैंक प्राप्त किया है पूरे बिहार के लिए और उनके जिले समस्तीपुर के लिए ये गर्व की बात है। पूरा परिवार फिलहाल गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बीपीएससी 64 से मुझे 10 रैंक मिली है। इसमें डीएसपी का पोस्ट मुझे अलॉट किया गया है। इससे पहले 63rd बीपीएससी से भी मुझे 67 रैंक मिला था, लेकिन उस समय अंडर एज होने की वजह से मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला था और एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में अभी मैं पटना में कार्यरत हूँ। पटना सिटी का मैं अभी एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ। अपना आदर्श किसको मानते हैं? अपना आदर्श वैसे तो बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, गांधी जी रहे हैं या नेहरू जी, ये लोग हमारे काफ़ी आदर्श रहे हैं और इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट अशोक खेमका मेरे आदर्श हैं। मैं उनसे कुछ चीज़ें सीखा हूँ और कुछ चीज़ें लगता है कि नहीं, कुछ चीज़ें डिफरेंटली भी की जा सकती है। और अब बात मौसम की करेंगे। राजधानी पटना सहित आसपास के जिलों में सुबह तेज आंधी के साथ बारिश हुई जिससे लोगों को भीषण गर्मी से छुटकारा मिला। वहीं मौसम विभाग ने इसे प्री मॉनसून रेन बताया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों ने यह संभावना जताई है कि 9 जून से प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में आंधी भी चल रही है और चल सकती है। बता दें कि प्रदेश में सामान्य तौर पर 14 जून को मानसून का आगमन होता है, यानी जून के महीने के बीच में मानसून की शुरुआत होती है और इस बार देश के कई हिस्सों में समय से पहले यानी प्री मॉनसून रेन हो रहा है और मानसून के आगमन को देखते हुए बिहार में भी इसके 1-2 दिन पहले पहुंचने के आसार हैं और इसको लेकर मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बोकारो के अस्थायी अस्पताल वेदांता केयर्स फील्ड हॉस्पिटल के 100 बेड और लातेहार जिले में नवनिर्मित आईसीयू वार्ड और पाइपलाइन आधारित ऑक्सीजन युक्त बेड का ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया और इस दौरान मौके पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, आपदा विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहे। तो खबर झारखंड के राजधानी रांची की है, जहां ऑक्सीजन युक्त बेड का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन ऑनलाइन किया है और इस मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। ऑक्सीजन युक्त बेड होने से जो वहां के लोग हैं उन्हें काफी सुविधा मिलेगी, उन्हें परेशानी नहीं होगी। से लातेहार जिले ने हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने, हमारे सामाजिक लोगों के सहयोग से, हमारे विधायक सांसदों के सहयोग से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज कार्य किया है, ये निश्चित रूप से बहुत मतलब अभूतपूर्व कार्य कहा जा सकता है। और गिरिडीह के गामा बीडीओ मधु कुमारी ने लंबित विकास योजनाओं के निष्पादन को लेकर पंचायत और रोजगार सेवक और जेई के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पीएम आवास, मनरेगा योजनाओं में गति लाने का निर्देश दिया गया और इसके साथ ही अब तक किए गए विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान बैठक में वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया गया। बीडीओ मधु कुमारी ने कहा कि सभी पंचायत और रोजगार सेवक क्षेत्र में वैक्सीन के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करें। ग्रामीणों को ये बताएं कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है।
तो गिरिडीह में बीडीओ ने एक बैठक की और ये बैठक योजनाओं में गति लाने के लिए की गई। कार्यों की समीक्षा को लेकर बैठक किया गया और इसमें बीडीओ ने यह भी निर्देश दिया कि जो भी लोग हैं उन्हें योजनाओं को लेकर, योजनाओं से संबंधित जानकारी दी जाए और लोगों को परेशानी ना हो। इसको लेकर कई दिशा निर्देश बीडीओ की ओर से दिए गए और इस कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बोकारो जिले के चंदन क्यारी के विधायक और पूर्व मंत्री अमर बावरी बोकारो समाहर नाले बिल्डिंग में अधिकारियों द्वारा अपना अपमान होते देख धरने पर बैठ गए। वजह कोविड अस्पताल के उद्घाटन में बोकारो जिला प्रशासन के द्वारा आमंत्रण पत्र न मिलना। सरकार और प्रशासन द्वारा अपनी अनदेखी देखकर वो धरने पर बैठ गए। तो बोकारो में धरने पर बैठ गए बीजेपी के विधायक अमर बावरी। बता दें कि अपना अपमान होता देख, क्योंकि उन्हें एक निमंत्रण पत्र नहीं मिला, इसको लेकर वो नाराज हो गए, वो दुखी हो गए और आमंत्रण ना मिलने से विधायक गुस्से में आकर धरने पर ही बैठ गए। 2 बजे डीसी महोदय की तरफ से कोविड के तीसरे वेव और बिजली के संकट को लेकर के एक चिट्ठी आमंत्रण आया था बैठक के लिए। हम उसकी तैयारी के लिए आए। अंदर जब 2 बजे पहुंच रहे हैं तो देख रहे स्क्रीन में कुछ उद्घाटन चल रहा है। मैंने पूछा कि भाई ये उद्घाटन क्या चीज़ का है, तो लोगों ने कहा कि ये हॉस्पिटल का जो सेक्टर 5 वाला। तो हमने बोला वेदांता का हॉस्पिटल है, वेदांता प्रतिष्ठान और जो संस्थान है वो चंदन क्यारी में लगा हुआ। हम लोगों ने डिमांड भी किया था उसको, जब हम वहां लगाना। छरिया में ओवरलोडिंग रोकने के सरकार के फरमान की हनक दिखाई नहीं दे रही है। वजह इस पर अंकुश लगाने को लेकर अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं और इसी का नतीजा है कि झरिया भागा स्टेशन रेलवे साइडिंग ट्रकों में सीमेंट का ओवरलोडिंग का खेल बदस्तूर जारी है। भागा रेलवे पुलिस के एएसआई मनोज सिंह के नेतृत्व में भागा रेलवे साइडिंग जांच करने पहुंची। जांच के दौरान कई तरह की खामियां पाई गई। ट्रक चालकों से कागजात की भी जांच की गई। तो झरिया में लगातार बदस्तूर ट्रकों में ओवरलोडिंग जारी है, क्योंकि इसको लेकर अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है यहाँ पे सीधा, क्योंकि अधिकारियों ने सरकार के फरमान का कोई पालन नहीं किया। एक तरफ जहां ओवरलोडिंग को लेकर सरकार लगातार ये नियम बनाती है कि उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे चालकों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और ओवरलोडिंग का ये जो खेल है वो बदस्तूर जारी है। और झरिया में सीमेंट ओवरलोडिंग का खेल जो है वो बदस्तूर जारी है। सरकार के फरमान की हनक कहीं नहीं दिखाई दे रही है और वजह यह है कि अंकुश लगाने को लेकर अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं। इसका नतीजा यह है कि झरिया भागा स्टेशन रेलवे साइडिंग ट्रकों में सीमेंट का ओवरलोडिंग का जो खेल है वो जारी है। भागा रेलवे पुलिस के एएसआई मनोज सिंह के नेतृत्व में भागा रेलवे साइडिंग जांच करने पहुंची। जांच के दौरान कई तरह की खामियां भी पाई गई। ट्रक चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। तो झरिया में ट्रक सीमेंट ओवरलोडिंग का ये जो खेल है वो बदस्तूर जारी है और जब तक इस पर अधिकारी संज्ञान नहीं लेंगे, जब तक इस पर अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ये जो कह सकते हैं कि कारोबारी है वो बेखौफ रहेंगे। इस पर अधिक जानकारी लेंगे झरिया से हमारे संवाददाता अभिमन्यु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु, झरिया में लगातार जो ओवरलोडिंग है उसका खेल जारी है, वजह क्या है? क्योंकि वजह ये भी है, सवाल ये भी है कि अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि जो ओवरलोडिंग का सिलसिला है वो और तेज हो चुका है। सरकार के तरफ से पूरा मगर जहाँ तक देखिए प्रशासन और शासन का भी इन लोगों के पास खौफ नहीं है। और जहाँ तक मेंटेनेंस की बात की जाए, ट्रक का भी देखा जाए जिसका मेंटेनेंस सही नहीं है, मेंटेनेंस की चलती हो कहीं दुर्घटना हो सकती है, कहीं भी एक्सीडेंट हो सकती है ट्रक से और लोग मारे जा सकते हैं। और रहा सीमेंट की ओवरलोडिंग की बात की, यहाँ पर हमेशा जांच होती है मगर जांच में उसको क्लीन चिट दे दिया जाता है, यहाँ पर ओवरलोडिंग नहीं होती है। ओवरलोडिंग हो रही है और ट्रकों में कहीं ना कहीं इस पर अधिकारियों की भी लापरवाही देखने को मिल रही है। अभिमन्यु, अधिकारी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं? जी
यहाँ पर अधिकारी को भी लोग कई लपाई देखी जा रही है, मगर इसमें ठोस निर्णय नहीं ली जा पा रही जिला प्रशासन और या राज्य सरकार की तरफ से। तो कब लेगी जिला प्रशासन निर्णय? अभिमन्यु कब लेगी? हाँ मैम, अभिमन्यु, जिला प्रशासन निर्णय नहीं ले पा रही है। सरकार ने तो फरमान जारी कर दिया है, लेकिन जिला प्रशासन अभी इस पर कोई कार्यवाही नहीं करी है। तो सवाल यह है कि कब करेगी कार्यवाही, कब लेगी निर्णय? अब तो ये देखा जाए ये सरकार ये कब जगती है या प्रशासन की कुमकंदी नींद कब खुलती है। बिल्कुल बिल्कुल अभिमन्यु, अब देखना होगा कि जिला प्रशासन कब जगता है, सरकार के फरमान का, सरकार के आदेश का कब पालन होता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभिमन्यु। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जामताड़ा की, जहां बीरसिंहपुर के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप वैन पश्चिम बंगाल के मालदा से लगभग 20 से 25 की संख्या में मजदूर को लेकर गोविंदपुर के लिए जा रही थी। तभी बीरसिंहपुर के पास पिकअप वैन चालक का संतुलन बिगड़ जाने के कारण पलट गया और इस घटना में 8 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। में एक्सीडेंट का केस 108 के द्वारा लाया गया था। 7-8 की संख्या में थे लोग, उसमें 4 काफ़ी गंभीर हालत में था, उनको जामताड़ा भेज दिया गया। बाकी 4 लोगों को यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट करके दवा दे दिया गया। गाड़ी वो गिट्टी में टान लिया था। अच्छा, मार दिया। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? मालदा से आ रहे थे, गोविंदपुर जा रहे थे। क्या करते हैं? रोड वाला का। और खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।